नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बात सुन रहे हैं कि एक तरफ युद्ध का खतरा चल रहा है जो लगातार कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अब अल नीनो का साल है। तो आखिर ये अल नीनो क्या है? ये कहा जा रहा है कि इस बार मानसून भी हल्का रहेगा, वो एक मार पड़ेगी। किसानों को वैसे ही खाद फर्टिलाइजर की दिक्कत होने वाली है इस युद्ध की वजह से। तो ये सब तमाम मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इस साल खास तौर पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसे समझने के लिए आज वरिष्ठ पत्रकार हृदय जोशी से हमने अनुरोध किया कि वो हमारे साथ जुड़े और थोड़ा समझाएं कि आखिर ये सब है क्या। हृदय जोशी को आप उनके चैनल इको एंड एनर्जी टॉक पर अक्सर देखते होंगे। पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को वो अक्सर उस पर समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि हिंदी में पर्यावरण को समझाने वाले सबसे बेहतरीन पत्रकार हैं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। आप सभी से अनुरोध है कि उनका चैनल जरूर देखिए अगर आप पर्यावरण और बाकी चीजों को समझना चाहते हैं। हृदय भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू विक्रांत, बहुत जेनरस इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया। हृदय भाई, सबसे पहले मैं बड़ी सामान्य भाषा में ये समझना चाहूंगा कि ये बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि ये अल नीनो का साल है। आखिर क्या है अल नीनो और किस तरीके से किस इसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? देखिए विक्रांत, इसको समझने का सिंपल तरीका ये है। बेहतर तो ये होता, पहले हम ये बात करते कि इस साल मॉनसून कैसा है, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों चीजों को मिला के बात कर सकते जी। हैं। एल निनो ईयर जो है वो कोई एक बार आने वाली चीज नहीं है, एक रिपीटेड फिनोमिना है। हाँ। और सिंपल भाषा में आपके दर्शकों को अगर मैं समझाऊं, और मैं कुछ लिंक्स भी दे सकता हूं जो आप शेयर कर सकते हैं अपने दर्शकों के साथ इसके अध्ययन के लिए। हम्म। वो ये है कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स मतलब जब पुराने जमाने में जब वायुयान का आविष्कार नहीं हुआ था, सड़कें नहीं थी ऐसी जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट को जोड़ सकती हों, तो केवल समुद्र ही यात्रा का हाँ। मुख्य मार्ग था, तो उसी के आधार यात्रा का मुख्य जरिया था। तो व्यापारी जो जिन धाराओं का इस्तेमाल करते थे अपने अपने ट्रेड को चलाने के लिए, उनके नाम पर भी ट्रेड विंड है। लेकिन यहां इनका मतलब व्यापार से नहीं है, यहां इनका मतलब सीधे सीधे मौसम से है। हाँ। अगर आप प्रशांत महासागर को, जब हम नक्शा खोलते हैं तो आपको प्रशांत महासागर दोनों ओर दिखता है, लेकिन वो तो है कि हम नक्शे को कैसे पकड़ रहे हैं। हाँ। अगर हम प्रशांत महासागर को अपने दाईं ओर नक्शे को पकड़े हुए देखें और उस पूरे के पूरे प्रशांत महासागर को एक बहुत बड़े बर्तन के रूप में मान लें, बहुत ह्यूज पॉट ऑफ वाटर, तो हम उसके बाद ये माने कि ट्रेड विंड जो है एक सामान्य वर्ष में, जो एलिनो वर्ष नहीं है, हाँ। ट्रेड विंड वहां से पश्चिम की ओर चलती हैं और इंडोनेशिया और उसके आसपास के इलाकों में गर्म पानी के प्रवाह को इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास बढ़ाती हैं। हम्म। इससे जो मौसमी परिवर्तन होता है वो एक सामान्य मानसून हमें देता है। और भी कारण है पर उसमें उसका रोल ये है। लेकिन जब एल्निनो ईयर होता है तो ये ट्रेड विंड या तो वीक हो जाती है या रिवर्स हो जाती है। हम्म। यानी अब दक्षिण अमेरिका के आसपास, आप समझ पा रहे होंगे, जी। जो प्रशांत हाँ। महासागर है, दक्षिण अमेरिका के पास जो है वो गर्म पानी का जमावड़ा शुरू हो जाता है और ओशनिक जो एटमॉस्फेयर, ओशनिक बिहेवियर और एटमॉस्फेयर दोनों बदलने लगते हैं। उसका असर ये होता है कि दक्षिण अमेरिका और उसके आसपास के इलाके में ज्यादा बारिश और बाढ़ की घटनाएं होने लगती हैं। और जो मध्य का इलाका है, भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के पास हाँ। जो है, वो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे बारिश कम होती है और मॉनसून कम हो जाता है। हम्म। और इसका ही सिर्फ रिवर्स फिनोमिना जो है वो लानीनिया के या लानी। लानीना के नाम से जाना जाता है। हम्म। तो यही वो प्रभाव है जो इस साल कहा जा रहा है प्रभावित कर रहा है भारत के मानसून को। और बड़ी चेतावनी कुछ लोगों ने दी है। अभी आगे हम बात करेंगे, आप जब पूछेंगे, जो रीसेंट फोरकास्ट आया है वो इसको रीअफर्म करता है। और दूसरी बात ये कहा गया है कि इस साल हो सकता है, आप और हम दोनों नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा, लेकिन ये सुपर एल्निनो ईयर भी हो सकता है। यानी 150 साल बाद करीब एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि एल्निनो मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत होगा। बिल्कुल। जो अभी हफ्ता 10 दिन पहले मौसम विभाग मौसम की जो फोरकास्ट आई, उसने और ज्यादा चिंता में डाल दिया है क्योंकि पहले से ही इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था भयानक दबाव में दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से मानसून को लेकर फोरकास्ट आया, इसने तो चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे देश में मॉनसून को फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री भी कहा हाँ। जाता है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी 55% या उससे ज्यादा, मिनिमम 55% खेती जो है पूरी तरह से मॉनसून फेड है।
मानसून पर निर्भर है। अब हमारी समस्या ये होती है, अक्सर किसान इस समस्या से जूझते हैं कि ना केवल कभी मानसून कम या ज्यादा हो जाता है, बल्कि ये भी होता है कि कई बार मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होता है कि जो फसल उनकी रबी की है वो भी प्रभावित होती है, उसकी क्वालिटी भी प्रभावित होती है, उसकी उपज पर भी असर पड़ता है। आपने मानसून या बारिश का वर्ड हम हिंदी में यूज करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपके दर्शकों से अनुमति लेकर और आपसे अनुमति लेकर मैं प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मानसून, जो क्लाइमेट साइंस है या मेट्रोलॉजी है, उसमें जब प्रेसिपिटेशन वर्ड हमको यूज करते हैं तो उसमें बर्फबारी भी जुड़ जाती है। अब जो ताजा आकलन है जो मौसम विभाग का, वो ये कहता है, और कल ही ये मृत्युंजय महापात्र को मैं सुन रहा था, उनका कहना है कि बिलो 90%। अब हम ये जानते हैं विक्रांत कि हम मौसम के जितने पास जाके प्रिडिक्शन करते हैं वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होता है। हाँ। पहले इतना एक्यूरेट नहीं था, 92% वो कह रहे थे, अब वो खुद 90% कह रहे हैं। और उनका कहना है कि प्रायद्वीपीय इलाके, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के अलावा प्रायद्वीपीय इलाके और कुछ जगह मध्य भारत को छोड़कर हर जगह सामान्य से कम बारिश होगी। इन जगहों पर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। लेकिन समस्या यह भी होती है कि बारिश के कई फायदे होते हैं, लेकिन बारिश अगर उन जगहों पर ना हो जिन जगहों पर वास्तव में एग्रीकल्चर में जरूरत है, और कहीं और हो तो वाटर रिचार्ज होता है, नदियों में पानी बढ़ता है, दैट्स गुड। लेकिन वो पानी डायरेक्ट फायदा किसानों को कितना मिलता है ये देखने की बात है। अब प्रेसिपिटेशन का दूसरा हिस्सा बर्फबारी में, अगर इसका असर प्रेसिपिटेशन का बर्फबारी पर भी पड़ता है, इसका मतलब यह है कि जो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट उन्होंने दिया है, अ, हमारे लिए एक समस्या आने वाले दिनों में, नदियों में जो पानी आता है बर्फ से, वो भी एक संकट पैदा होने वाली है। अब आप कहेंगे कि ये स्थिति कितनी गंभीर है। ये स्थिति की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि एल नीनो कितना स्ट्रांग दिखाता है। पूर्वानुमान गलत हो सकते हैं, हम तो चाहेंगे कि पूर्वानुमान गलत इस हो। बार जितना हो सके उतना गलत हो। लेकिन क्योंकि अब तक मौसम विज्ञान इतना बेहतर हो गया है इस मायने में कि जितना करीब जाके आप फोरकास्ट जितने लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं वो उतना, जितने सॉरी वाइड टाइम के लिए करते हैं उतना बेहतर होता है। ये 4 महीनों के लिए इन्होंने फोरकास्ट किया है। 11 साल का सबसे कमजोर मानसून ये है। और भारत की 4 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन का मतलब 1 लाख करोड़, 4 ट्रिलियन US डॉलर की, 4 लाख करोड़ US डॉलर की जो भारत की इकोनॉमी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। आपको पता है 70% यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लोगों का है, और सॉरी 70% ये जीडीपी में योगदान करता है, जबकि 50% के आसपास लोग इसमें गेनफुली और अनगेनफुली एम्प्लॉयड है। तो एक जो आपने बात पहले चेतावनियां दी, मैं उनसे सरोकार रखता हूं बिल्कुल। तो ये एक बड़ी कठिन स्थिति है आने वाले दिनों में जो पैदा होने जा रही है। इसके और भी नुकसान है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बताता हूं। जी, और इसके नुकसान के साथ साथ थोड़ा सा अगर क्या हृदय भाई, ऐसा भी कुछ अनुमान लग रहा है कि भारत के किन हिस्सों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, किन राज्यों पे ज्यादा दबाव देखने को इसका मिल सकता है? अब मौसम विभाग ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है उत्तर पश्चिमी भारत। हम्म। तो उत्तर पश्चिमी भारत का मतलब राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य हैं, वहां पर बारिश ठीक ठाक होगी, कहते कहते हैं, अगर मैं सही समझा हूं उन राज्यों को। लेकिन उत्तर पश्चिम बहुत बड़ा है, अब वो हाँ। कुछ हिस्सों को उन्होंने कहा है, हर जगह तो नहीं हो सकती। दूसरा, उत्तर पूर्व के हिस्सों में, नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में, वहां तो हम जानते हैं कि वहां पर जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से जो आता है उससे, ये दोनों जो बारिश है, बारिश 3 तरीके की होती है। हाँ। एक ओरोग्राफिक रेन होती है, एक रेन जो होती है वो संवहनीय बारिश होती है, जिसे हम कन्वेक्टिव, उससे होता है जो अचानक गर्मी से, जैसे पिछले दिनों बारिश हो गई, बहुत गर्म हो गई धरती और बारिश हो गई, जिसे कन्वेक्टिव रेन। ओरोग्राफिक रेन होती है जहां पहाड़ से टकराता है, जैसे वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स में होता है। लेकिन जिस बारिश पर हम अभी निर्भर हैं, इसे फ्रंटल रेन कहते हैं, मतलब कि जो समंदर से दोनों साइड से, अरब सागर से और उठ के आती है, और हम कहते हैं मानसून चल पड़ा है और मानसून यहां पहुंच गया है। तो ये फ्रंटल रेन ही है जिसे हम हिंदी में चक्रवाती बरसात कहते हैं, हाँ। जो इतना लंबा सफर तय करती है। अब ये कहां कहां बरसेगी, कहां कहां नहीं बरसेगी, मोटा अंदाजा हमारे पास है। लेकिन जिन राज्यों के में प्रभाव पड़ेगा, आप कह रहे हैं, मुझे अभी तक जो शंका हो रही है, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, गुजरात के कुछ हिस्से हैं, मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, झारखंड, बिहार, सब जगह इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन क्लाइमेट चेंज का एक, अच्छा तो नहीं कहूंगा, पर अप्रत्याशित प्रभाव ये है जिसको हम उम्मीद कर सकते हैं। कई बार ये चीजें बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज की वजह से बदलती हैं, जो अभी तक वैज्ञानिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई बदलाव होता है और थोड़ा कम ज्यादा होता है, तो उसका असर हमें हो सकता है। लेकिन विक्रांत, अगर हम कृषि से हटके हम उस सेक्टर में जाएं जो मजदूरों से जुड़ा हुआ है, जो हाँ। इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है।
हम ये जान रहे हैं आजकल कि जो हीट वेव चल रही है वो बहुत जबरदस्त चल रही है, और रातें ज्यादा गर्म हो गई हैं, तो इसलिए बिल्कुल। जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत कमजोर हो गया है। तो रात को ना तो लोग ठीक से सो पा रहे हैं, और ना उन लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो ठीक रह रही है दिन में। ये स्टेब्लिश प्रूफ है, क्योंकि अगर रात को ऑटो वाला सोएगा नहीं तो दिन में उसे नींद आएगी, तो 4 ट्रिप कम करेगा और अपनी उसका नुकसान करेगा इकोनॉमी का। इसी तरह से एक चीज होती है जो मैं आपके दर्शकों को समझा भी देता हूं आसाम से, वो वेट बल्ब टेम्परेचर है, जो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। हाँ। वेट बल्ब टेम्परेचर का क्या मतलब है? विक्रांत और हृदय जोशी दोनों सड़क पर खड़े हैं, बहुत धूप हो रही है, हमारे पास अपने शरीर को ठंडा करने के लिए ना तो कोई कूलर है, ना पंखा है, ना एसी है। शरीर के पास अपना एक सिस्टम है, वो पसीना निकालना शुरू करती है और ठंडा करना शुरू करती है। लेकिन समस्या क्या होने लगी है? हाँ। ये ठंडा करने की जो जो क्षमता है शरीर की, हाँ। ये जिस लेवल तक ला सकती है तापमान को हाँ। शरीर के, हाँ। उसे हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। ठीक। अब क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, कभी हाँ। भी बारिश हो जा रही है जिससे हम बड़े खुश हो जाते हैं, तो ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ेगी और दूसरे फैक्टर उसके साथ जुड़ेंगे, तो वेट बल्ब टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे नहीं आ पा रहा है। हाँ। अगर मैं स्मृति के आधार पर बता रहा हूं ज्यादा सही है, हाँ। तो अभी वेट बल्ब टेम्परेचर 32 डिग्री से नीचे नहीं आ पा रहा है। देखिए कितनी परेशान करने वाली स्थिति है। हाँ। मतलब बॉडी जिनके पास ठंडा करने की चीजें नहीं है, रात को जो बेचारा छत पे भी सोया है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर, वो बॉडी कह रही भैया मैं इससे नीचे नहीं ला सकता, जाओ एसी ऑन करो। हाँ। कूलर तो काम करेगा नहीं, पंखा हाँ। काम करेगा नहीं, इसलिए लोगों को नींद नहीं। सो दिस वेट बल्ब टेम्परेचर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और एक दूसरी चीज हो रही है, जहां वेट बल्ब टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, वहीं पर लोगों की मौत जिस बल्ब टेम्परेचर पे हो जाएगी, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, वो थ्रेशोल्ड नीचे आ रही है। ओ। तो अभी वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि 35 डिग्री के आसपास अगर वेट बल्ब टेम्परेचर पहुंचेगा, तो बहुत संभव है कि अगर आप कोमोर्बिडिटी के साथ हैं, बहुत संभव है कि अगर आप बुजुर्ग हैं या प्रेग्नेंट महिला हैं, तो आपके जीवन को खतरा हो सकता है। इन चीजों को समझने की बहुत जरूरत है, और ये लिखा जा रहा है, इस पे कई देश काम कर रहे हैं, और इस पर बहुत जरूर, क्योंकि ये सबसे गरीब तबके को इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होने वाला है। बिल्कुल, और सीधा उनको तो, और वही देश की इकोनॉमी में बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। एक चीज और मैं खेती से संबंधित समझना चाहूंगा कि हृदय भाई, इसका अगर ये मानसून के प्रिडिक्शंस यही रहते हैं जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो कितना हमारे देश की फसल उत्पादन पर इसका असर पड़ सकता है, और खाद्य महंगाई वगैरह पर इसका कितना असर रहेगा? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि खाद और उर्वरकों का भी बड़ा संकट है इस युद्ध के कारण, तो उनको भी इसमें अगर जोड़ा जाए, और उसके साथ ये मौसम की मार। जी, अब देखिए, मैं इस मायने में सही बताऊं, मेरी मैं आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू से कि हाँ। कितना खाद्य व्यवस्था पर असर पड़ेगा। हाँ। लेकिन महंगाई के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने उसके बारे ठीक। में अध्ययन किया है। तो अभी जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 5.5% तक हो सकता है। हाँ। जो कि एक अभी रॉयटर ने में उन्होंने हाँ। एक एक आईडीएफसी के जो इकोनॉमिस्ट हैं शमसेन गुप्ता, उनको उनको भी कोट किया था। तो इन्फ्लेशन नेचुरली ऊपर जाएगा। कच्चे तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, उसका एक अलग असर है। उसका असर खेती पे भी पड़ रहा है। हाँ। तो किसान भी चाहेगा कि जो उसकी इनपुट कॉस्ट है उसके ऊपर उसे कीमत मिले, और सरकार भी ये चाहेगी, क्योंकि इलेक्शन का ईयर भी है, तो वो भी चाहेंगे न्यायपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए। अब जितना भी होगा इसमें, इसका इनपुट कॉस्ट और जो बाकी चीजों का है, और मानसून का जो प्रभाव है, वो आम आदमी के और उसकी जेब पर पड़ने वाला है। इस बात को मान के हम चलेंगे, और यही आने वाले दिनों का सच भी है। आपने जो कहा, जिस तरीके जो अभी समझाया कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज और इसके जो खतरनाक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, हृदय भाई, हम लोगों के आम जीवन में, आम उसमें हम बस बोल देते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, अचानक से बारिश आ रही है, उस तरीके से गंभीरता से नहीं लेते जिस तरीके से अब इस पर लेना चाहिए, सोचना चाहिए। आम आदमी का छोड़िए, जिनको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, क्या हमारे देश में वो संस्थान, सरकार, वो उसी गंभीरता से काम कर रहे हैं जो अपेक्षित है? देखिए, इस मायने में इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि दो सबसे महत्वपूर्ण अकॉर्ड जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हुआ, वो 2015 में हुआ। कई अकॉर्ड हुए होते आए, लेकिन सबसे ताजा अकॉर्ड जो अभी इन फोर्स है, जो अभी फोर्स में है, वो पेरिस अकॉर्ड है 2015 का। ये अकॉर्ड हर देश पर इस बात की जिम्मेदारी डालता है कि वो रेगुलर अपने एनडीसीज, यानी हाँ। नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन, अपने लक्ष्य जो है वो वेबसाइट पर, जो यूएन की वेबसाइट है, उसमें अपडेट करे। इस मामले में भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और भारत ने सोलर एनर्जी के मामले में पिछले हाँ।
2014 को आजकल लोग मानते हैं, जो जो थ्रेशोल्ड है जहां से हम देखते हैं। तो अगर उन 12 सालों को देखें, अपनी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी 50%, 50 गुना बढ़ाई है, जो कि हाँ बहुत बड़ी बात है। हाँ आज हमारी सोलर कैपेसिटी, जो सोलर प्रोडक्शन कैपेसिटी 196, मान लीजिए 200 गीगावाट के आसपास है। हाँ 200 गीगावाट का मतलब ये है, हमारी पीक पावर डिमांड 270 गीगावाट हाँ थी अभी, जो हाँ जो रिकॉर्ड बनाई। तो हमें 200 गीगावाट सोलर उपलब्ध है, लेकिन यहां पर लोगों को समझने की जरूरत है कि हमारी क्षमता होना एक चीज है, हाँ लेकिन उस क्षमता को, हमारे घर में अनाज रखा है और उसे हाँ दोस्त के यहाँ पहुंचाना है, वो हाँ हमारी क्षमता है अनाज। लेकिन उसको दोस्त के यहाँ पहुंचाने के लिए हमें रिक्शा चाहिए, गाड़ी चाहिए। हाँ हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हमारे पास नहीं है। हमारे ग्रिड जो हैं बहुत पुराने हैं, उन्हें हाँ अपग्रेड करने की जरूरत है। तो मैंने इस पर काफी आर्टिकल्स भी लिखे हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको शेयर भी कर सकता हूं। तो जो ग्रिड की इनफ्लेक्सिबिलिटी है हाँ और जो ट्रांसमिशन लाइंस की कमी है, वो हमें इस बात के लिए पंगु बना रही है कि हम इस सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे। सोलर के साथ एक दिक्कत और आती है कि वो दिन के समय उपलब्ध है, बैटरी हाँ स्टोरेज हाँ टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा भारत के पास नहीं है। तो रात के समय हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। और रात को जो होती है पावर डिमांड, जैसी शाम होती है तो पावर डिमांड बढ़ जाती है, एकदम शूट अप करती है। तो हमको अपने कोल प्लांट्स को रैंप अप करना पड़ता है। हाँ तो हमारी जो 80-90% बिजली है, फिर वो कोल से आने लगती है, हाँ क्योंकि रात को सोलर तो उपलब्ध नहीं होता। तो जब आप पावर कट होते हैं तो लोग अक्सर सवाल पूछते हैं। अभी एक विद्यालय में, एक कॉलेज में मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास इतनी बिजली है, हाँ लेकिन हम पावर कट क्यों झेल रहे हैं? हाँ बिकॉज सोलर इज नॉट अवेलेबल इन द नाइट, और हमारे पास कोल जो है वो उस को पूरा नहीं कर सकता है, हाँ उस डिमांड को, क्योंकि हाँ ग्रिड भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। हाँ क्योंकि ग्रिड के भी अगर आप उसको एक लोड से ज्यादा उस पर लोड डालेंगे तो वो ट्रिप करने का डर रहता है। तो हाँ ये सारी चीजें बड़ी बड़ी फैसिनेटिंग साइंस है ये, अगर इसको कोई समझना चाहे जो एनर्जी की है तो। लेकिन सरकार काम कर रही है ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर भी। उसमें क्या होता है विक्रांत भाई, कि अगर हम ये कर सकें हाँ कि हमारे कोल पावर प्लांट बहुत लो कैपेसिटी में दिन में काम कर सकें, हाँ तो हम ज्यादा से ज्यादा सोलर को पुश कर सकते हैं। हाँ लेकिन कोल के साथ समस्या क्या है कि कोल पावर प्लांट चलने के बाद ये कहता है मुझे बंद मत करो। हाँ उसकी हम पावर को कम कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर वो बंद हो गया तो उसको स्टार्ट होने में 10-12 घंटे लगते हैं। कूल हाँ स्टार्ट, हॉट स्टार्ट होता है, बहुत लंबी साइंस है वो। लेकिन समय ही नहीं लगता, बल्कि एक बार 100 मेगावाट के, मैं गीगावाट का 1000वां हिस्सा होता है मेगावाट, 100 मेगावाट के प्लांट को स्टार्ट करने की कॉस्ट करीब 2 करोड़ रुपए आ जाती है। तो सरकार क्या करती है, और मजबूरी है वो, कि वो 40% तक या 45% तक ही नीचे ला पाती है कोल को दिन में। तो हमारी जो सोलर पावर है वो फंसी रह जाती है, हम कहते हैं इवैक्यूएट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जगह ही नहीं है ना। 4 लोग बाहर बैठे हुए हैं, कुर्सियां 10 ही हैं। हाँ तो वो जो, बिल्कुल जब तक कि 4 लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये हाँ टेक्नोलॉजी जो है दुनिया में काम चली। तो कोल पे हमारे जब जब आजादी मिली तो उसमें कोल ही था, दुनिया में हर में कोल हाँ था। अमेरिका अभी भी बहुत ऐसे कोल में है, तेल में। तो कोल के हिसाब से पावर प्लांट जो बेस लोड तय किए गए। लेकिन अब टेक्नोलॉजी साइंस पे, ये सोलर पे चली गई, विंड पे चली गई। तो हाँ उनका तो ये बहुत बड़ा साइंस है, कभी विस्तार से इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन और मोटी बात यही है। एक चीज और बताइए कि जो हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध के बाद ये सामने आया, बहुत लोग, हर सामान्य आदमी भी जान गया कि हमारा 85-90% जो है पूरी तरीके से हम आयात पर निर्भर हैं, कि विदेशों से हम्म कच्चा तेल आएगा हम्म और हम यहाँ पर उसे करेंगे, उसके बाद हम्म। देश चलेगा। क्या हम अपनी इस निर्भरता को कम करने की दिशा में, क्या सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या उसकी तरफ कुछ, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उसमें हमने बहुत देरी कर दी और हमारी रफ्तार भी धीमी रही। ये बड़ा कंटेस्टेड इशू है, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता सकता हूँ। जी। फैक्ट्स ये है कि भारत का जो 90% से ज्यादा फ्यूल है वो इंपोर्ट होता है, राइट। और वो ज्यादातर यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के हाँ लिए और इस सब के लिए। बिजली के लिए हमारे पास जो हमारी जो टोटल कैपेसिटी है बिजली का, सॉरी कोयला माइनिंग की कैपेसिटी है, वो 1000 मिलियन टन से ज्यादा है हर साल। हाँ 1000 मिलियन का मतलब 100 करोड़, 100 करोड़ टन। और हमारे पास पर्याप्त कोयला है। कुछ कोयला तो हमें आयात करना ही पड़ता है, क्योंकि कोयले की भी ग्रेडिंग होती है। तो जो कोकिंग कोल कहते हैं, या जो कोल जिसकी ऐश वैल्यू कम है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, वो कोल हमें स्टील वगैरह के लिए चाहिए होता है। तो वो इन एनी केस, जब लोग कहते हैं, हम कहते हैं माइनिंग मत करो कुछ जगहों में जो घने जंगल हैं, तो कई लोग कहते हैं तो विकास के विरोधी हो, कोल हमें हाँ आयात करना पड़ रहा है। लेकिन वो ये तथ्य आपसे छुपाते हैं, वो कोल तब भी आयात करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस ग्रेड का कोल हमारे पास है ही नहीं। हाँ राइट। बिल्कुल तो पहली चीज तो ये हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट पे अगर बात करनी है तो पूरी बात करो, तो आपको पता चलेगा इन्वायरमेंट को बचाना, एनर्जी और डेवलपमेंट को पुश करना है, ना कि रोकना है।
दूसरी बात जो आपने पूछी उसको मैं बताता हूँ, इंडिया कहाँ बहुत अच्छा कर सकता है। हाँ इंडिया अपनी इस जो हमारे पास गैस जो आती है वो एक तो पीएनजी है, हाँ जो एलएनजी सॉरी, हाँ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। उसमें दो हिस्से होते हैं, एक पीएनजी जो पेट्रोलियम गैस जो निकलती है, जिसको हम जमीन से निकालते हैं सीधे पाइप से आपके घर पे आती है। दूसरा होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर्स में भर के आती है। हाँ वो कैसे मिलती है कि जब हम उस कच्चे तेल से ऑयल बनाते हैं तो उस वक्त एक बाई प्रोडक्ट के रूप में वो हाँ एलपीजी निकलती है। हाँ वो एलपीजी सिलेंडरों में भर के भेजी जाती है। इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एलपीजी को हम आयात करना पड़ता है, क्योंकि आप रिफाइन जब करेंगे तो इतना तेल तो रिफाइन नहीं कर सकते हो ना कि इतनी सारी एलपीजी हाँ, निकले। बिल्कुल कि क्योंकि अगर पूरी। आप इतना हाँ आप 100 किलो अगर 100 लीटर अगर आप रिफाइन कर रहे हैं तो 1 लीटर या 2 लीटर हाँ उसका कुछ छोटा आंकड़ा है वो निकलेगा। तो हमको वो भी आयात करना पड़ता है। लेकिन खुशकिस्मती ये है, और इसमें वक्त लगेगा थोड़ा, और इसमें भी मैंने आर्टिकल लिखा है कि भारत के पास एनर्जी है, हाँ यानी भारत के पास बिजली बनाने का संसाधन है। अगर भारत इलेक्ट्रिक कुकिंग, ई कुकिंग में शिफ्ट कर सके, हाँ और दिन के वक्त हम लोगों को, जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ डे टैरिफ, मतलब दिन में जो स्मार्ट मीटर्स आ रहे हैं, हाँ दिन में हम कहें कि लो अगर तुम बिजली चलाओगे, वॉशिंग मशीन चलाओगे, अपना फ्रिज चलाओगे, मिक्सी चलाओगे, ग्राइंडर चलाओगे, सोलर कुकर चलाओगे, तो हम आपको सस्ती बिजली देंगे, इवन फ्री बिजली देंगे। हाँ तो हमारा बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है। और इस मामले पे हम, मतलब मैं तो क्या हूं, एक छोटा सा, वी आर जस्ट स्मॉल फ्राई बट लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग, और वो इस पे काम कर रहे हैं कि दिन में अगर हम टाइम ऑफ डे टैरिफ को कर सके, लेकिन उसके लिए जरूरी है हाँ कि रात को बिजली जो है वो महंगी होगी। राइट, कहीं हाँ, कॉम्पेंसेशन होगा, बिल्कुल। और वो उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दिन में आपने लोगों से कहा और रात को बिजली नहीं मिली उन्हें, हाँ या रात को बिजली मिली और दिन में उन्हें नहीं मिली। वो कहेंगे रात को महंगी बिजली बेच रहे हो, दिन में बिजली नहीं दे रहे हो। तो आपको यू हैव टू बी वेरी सर्टेन अबाउट इट। लेकिन अब ऐसे अप्लायंसेस कंपनियां बनाएंगी, हाँ इंडक्शन कुकर्स आ रहे हैं, हाँ ऐसे तवे आ रहे हैं, ऐसे और ये आसानी से लोगों तक उपलब्ध भी नहीं होंगे हर किसी के घर में। लेकिन अगर हम ये रेवोल्यूशन ला पाए विक्रांत, जहां 200 गीगावाट आपके पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, आपके पास बायोमास है, तो आप डेफिनेटली एक एनर्जी सिक्योरिटी की ओर बढ़ सकते हैं। पर उसमें इच्छा शक्ति चाहिए, मतलब ये नहीं कि हेडलाइंस हो रही है, फोटो खिंचा रहे हाँ। हैं, उसमें रियल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं सीधी सरल भाषा में समझना चाहूं तो हमारे पास बिजली की कमी नहीं है, केवल उसको पहुंचाने की और जो सिस्टम होना चाहिए उसकी कमी है। क्योंकि गर्मियां आते ही जो शहरों में और गांव में भी लगातार ये समस्या हो जाती है कि बिजली कट रही है, बिजली कट रही है, बिजली कट रही है। तो ये इसका मतलब असल समस्या बिजली की नहीं बल्कि उसको घर तक पहुंचाने के सिस्टम की है। और इसी में जोड़ते हुए हृदेश भाई, क्योंकि आपने हम लोगों की तरह रिपोर्टिंग भी की है एनवायरमेंट से अलावा चीजों पर, यहाँ तो जैसे ही संकट आता है तो काला बाजारी और जमाखोरी भी शुरू हो जाती है ना। इंडक्शन कुक स्टोव जो 2000 का था, जैसे ही ये मध्य ईस्ट का संकट आया वो 4000 5000 का मिलने लगा मार्केट में। तो ये सब चीजें भी आपस में जुड़ी हुई है ना, हिंदुस्तान में ये भी बड़ी समस्या है। इसमें एक चीज तो सरकार का क्रियान्वयन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ दूसरी बात, मुझे हमेशा मैं कहता हूँ, और थोड़ा बिल्कुल हटके बोल रहा हूँ आपके कार्यक्रम से, जी। मुझे इसमें डॉक्टर अंबेडकर की याद आती है। अंबेडकर साहब ने जब संविधान बनाया और उसे समर्पित किया था हाँ संविधान सभा को, देश के लोगों को, तो उन्होंने अपनी फाइनल स्पीच में जो कहा था, और आपके दर्शकों ने हाँ जिन्होंने वो स्पीच नहीं पढ़ी है, बहुत फ्री में उपलब्ध है, अगर आप गूगल में लिखेंगे अंबेडकर फाइनल स्पीच इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मिल जाएगी। उन्होंने कहा था देश के लिए संविधान तो बना दिया, हाँ। पर ये देश कितना मजबूत रहेगा, खड़ा रहेगा, इस बात पर निर्भर है कि देश के लोगों का चरित्र कैसा होगा। बिल्कुल। अब अगर लोग ही कालाबाजारी करना चाहते हैं, हाँ उद्योगपति या बाजार में व्यापारी, तो वो तो समस्या एक रहेगी। लेकिन मुझे लगता है वो भी एक आध साल से ज्यादा नहीं रह सकती, क्योंकि हाँ मार्केट में कंपटीशन पैदा होगा हाँ बेचने का, हाँ अच्छे प्रोडक्ट का, क्वालिटी प्रोडक्ट लाने का। लेकिन जो आपने मूल बात कही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे पहले, कि भारत के पास न तो पावर प्लांट्स की कमी है, न फ्यूल की कमी है। अब देखिए भारत के पास जो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से 3.5 बिलियन टन कोयला है, यानी 3.5 लाख मिलियन टन कोयला। मैं हाँ उम्मीद करता हूं मैंने सही हाँ ट्रांसलेट किया है। और इस कोयले को अगर आप सिंपल हिसाब लगाएं, हाँ भारत की जो जरूरत है कोयले की हाँ। अभी के हिसाब से, वो अगर दोगुना भी हो जाती है, तो तो भी। भारत के ओ, पास 50 साल के लिए सुरक्षित कोयला है। हम्म, और 50 साल बाद तो खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि 2070 से हम नेट जीरो कर देंगे और ये हाँ हो जाएगा, हो जाए। तो भारत के पास कोयले की कोई कमी नहीं है। इसलिए इसलिए एज ए पर्यावरण प्रेमी हाँ और एज ए रिपोर्टर रिसर्चर में कहना चाहता हूं, सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हमारे पास कोयला है, हमारे पास संसाधन है, तो आप उन जंगलों को पहले खोदिए जो जंगल कम घने हैं। हाँ उन जंगलों को बर्बाद मत कीजिए जो जंगल जो हैं आपके
मैं यहीं आने घने वाला हैं। था अभी आपसे जी। राइट, तो यही पूरा आर्गुमेंट है। कोई इस देश में नहीं कहता है कि सड़क मत बनाओ, हाँ लोग कहते हैं कि सड़क सस्टेनेबल बनाओ। हाँ क्योंकि सड़कें आपकी बह जा रही हैं, टूट हाँ जा रही हैं, सड़कें आपकी खड़ी नहीं रह पा रही। क्यों? क्योंकि आप ब्लास्टिंग कर रहे हो। आप जिस जगह का, एक फिजिक्स में कहते हैं जो एक ढलान का एंगल होता है, हाँ एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अब सिंपल फिजिक्स है, अगर इस ग्लास, इस पेन को इससे ज्यादा ढलान पे करूंगा तो गिर जाएगी अपनी बाहर से। तो वो एंगल ऑफ रिपोज का तक पालन ठेकेदार नहीं कर रहे हैं जब वो पहाड़ों में, हिमालयों में सड़क बना रहे हैं। हमें सरकार से कहना है सड़क बनाइए, लेकिन कम से कम वो बेसिक फिजिक्स का पालना हो और वो सस्टेनेबल हो। ऐसा ही हाल कोयले को लेकर है हाँ कि कोयला पावर प्लांट में नियमों की जो अनदेखी होती है उस कारण राखड़ बांध टूटते हैं, पोल्यूशन होता है। 2015 से आपको मालूम नहीं होगा कि एफजीडी टेक्नोलॉजी लाने का, जिसे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहते हैं, लाने के लिए कोर्ट में केस आया था। हाँ कोर्ट ने कंपनियों से कहा, मैं छोटे में बता रहा हूं, तो कंपनियों ने आज तक वो टेक्नोलॉजी इक्का दुक्का प्लांट्स को छोड़कर नहीं लगाई। कई बार तो ऐसा हुआ कि सरकार ने परोक्ष या डायरेक्टली कंपनियों के पक्ष में समर्थन किया, जबकि चाइना ने वही टेक्नोलॉजी लगा के अपनी हवा को हमसे कई गुना ज्यादा साफ किया है, उनकी हवा को, अपनी हवा को। तो आप अपनी हवा को साफ करिए, तो पावर प्लांट से किसको क्या दिक्कत है? मतलब पावर प्लांट तो नेचुरली पोल्यूट करेगा हाँ ही, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन वो खर्चा आप नहीं डालना चाहते हाँ। किसी भी कंपनी पर। तो ये चीजें हैं जहां पर जो आते हैं, फ्लैश पॉइंट्स आते हैं। मैं थोड़ा सा जंगल वाले मुद्दे पे भी चाहूंगा कि इसे थोड़ा सा अगर आप समझाएं कि हृदय भाई, कि ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट और पर्यावरण ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी है, लेकिन अगर देखें तो ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो आखिर दिक्कत कहाँ पर आती है और क्यों दिक्कत आती है कि दोनों साथ नहीं चल पा रहे? रेल की पटरी की तरह बगल बगल चलना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार एक दूसरे को, सरकार, कोर्ट कई बार कहती है कि पर्यावरण एक्टिविस्ट जो हैं वो किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहते। और पर्यावरणविदों की चिंता ये रहती है कि सरकार डेवलपमेंट के नाम पर पूरे पर्यावरण को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो ये को एग्जिस्टेंस क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब मैंने शुरू शुरू में ये कवर करना शुरू किया था, एक तो पर्यावरण जर्नलिस्ट या पर्यावरण ये कहना ही गलत है, हम हाँ रिसोर्सेज को कवर कर रहे हैं। हाँ और कौन नहीं चाहता कि देश में नेचुरल रिसोर्सेज पर लोगों का पहला हक रहे, और हाँ नेचुरल रिसोर्सेज देश की संपत्ति है। हाँ ठीक है, ये तो संविधान में लिखा हुआ है ना, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो देश की बिल्कुल। संपत्ति है। दूसरी बात, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो किया है, मैं आपके दर्शकों से उम्मीद करूंगा, उसका नाम ही इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट है। उसको पढ़ेंगे तो उसमें तर्क के साथ, आंकड़ों के साथ ये बताया है, जो आपने कहा साथ साथ चले, मैं से एक कदम और आगे जाऊंगा। हाँ अगर आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो आपकी डेवलपमेंट और ज्यादा होगी और उसकी जीडीपी, रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ ये तमाम जो है रिसर्च ने बताया है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, और पीएनएएस लिखेंगे हाँ आप, तो पीएनएएस जो जो ग्रुप है, उन्होंने जो रिसर्च की है, उन्होंने 1960 से लेकर 2016 तक के आंकड़ों का अध्ययन किया है। हाँ और ये कहा है कि क्लाइमेट चेंज गरीब देशों को ज्यादा गरीब बना रहा है और अमीर देशों को हाँ अमीर बनने के फायदे दे रहा है। राइट, और उन्होंने ये कहा है कि भारत के पक्ष में बोला है, भारत के लिए कहा है कि भारत को अगर पिछले 50 साल में, यानी 1960 से लेकर 2016 तक का जो वक्त है, उसमें अगर प्राकृतिक आपदाओं का सामना न करना पड़ा होता तो भारत की जीडीपी 30% ज्यादा होती। यही वजह है। अब पहाड़ में आपने सड़क बनाई या कहीं पर भी सड़क बनाई, वो अगर एक वृष्टि में बह गई है, मूसलाधार बारिश में, तो उस का मतलब यह था कि आपका डेवलपमेंट मॉडल सस्टेनेबल नहीं हाँ था। 2013 में केदारनाथ आपदा हुई, फिर उसके बिल्कुल। बाद हमने देखा 2021-22 में हाँ जोशीमठ हुआ, इसके बीच में बहुत सारा कुछ हुआ। उसके बाद हमने पिछली बार देखा कि धराली हुआ। इसके बीच में केवल उत्तराखंड ही नहीं है, हमने देखा सिक्किम में क्या हुआ। उसके बाद 2023 और 2025 में हमने देखा हिमाचल में क्या हुआ। ये मैं जो बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। हाँ और हर जगह 10-10, 20-20 हजार करोड़ प्रोजेक्ट के आपके प्लांट्स बह गए, या जो भी होगा है। ये सरकारों ने अब भेजा है केंद्र को कि भैया इतने करोड़ का नुकसान हो गया। ये हम तो नहीं कह रहे, ये कोई हाँ एक्टिविस्ट या कोई वो तो नहीं कह रहा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट जो है वो आपके पक्ष में है। अब बात जंगलों की करते हैं। हाँ जंगल जो है इकोलॉजिकल सर्विसेज देते हैं। हाँ लोग जंगल को पेड़ समझते हैं। मैंने अभी अभी मेरा एक लेख प्रकाशित हाँ हुआ है, जिस लेख में मैंने इस बात को आर्ग्यू किया है कि दुनिया भर मतलब भारत के तमाम शहरों में, जैसे हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या नाम है, बोलो, फडणवीस साहब। हाँ फडणवीस साहब ने कहा कि हम 300 करोड़ पेड़ लगाएंगे, ये आंकड़ा है उनका। हाँ 300 करोड़ पेड़ 2030 तक लगाएंगे। हाँ मतलब ये बात समझने की, जस्ट टोटल इनसेन। अगर आप ये पेड़ पौधे लगा देते हैं जमीन पर, तो क्या वो सरवाइव करेंगे? और क्या हाँ, वो उन पेड़ों की बदलाई करेंगे बराबरी जिन कर जिन सकता है, पेड़ों का वो उड़ा बिल्कुल। रहे हो? हाँ राइट, उनकी जगह। उसके बाद दिल्ली में सरकार जो है वो थीम फॉरेस्ट बनाना हाँ चाहती है।
यानी वो कहती है हम राशि वन, ऋतु वन, हाँ ये जो इस नाम से अलग अलग नामों से वन बनाना चाहते हैं। पर दिल्ली में जिन लोगों ने डेवलप किया है, चाहे आप प्रदीप कृष्ण से बात करें जिन्हें एक फूल और एक पत्ते का सबका पता है, जिन्होंने राजस्थान जैसी जमीन पर कीकर जो है उसको, हाँ जो विलायती कीकर जिसे हम कहते हैं, उसको हटाकर उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। सो एवरीबडी नोज कि ये बेवकूफ बनाने की बात चल रही है, ठेकेदारों का और कंपनियों के साथ मिलके धोखाधड़ी की बात चल रही है। क्योंकि जंगल जो है वो केवल पेड़ों का घर नहीं है, जंगल हाँ कई वर्षों में, करोड़ों बिल्कुल। वर्षों में तैयार, लाखों हाँ वर्षों में तैयार होते हैं, और वो बायोडायवर्सिटी के घर हैं। हाँ मतलब क्लाइमेट चेंज में तो पैसा आ जाता है ना, हमें भी हाँ फ्रंट मतलब कोई कंपनी को किसी न्यूज चैनल में या किसी वेबसाइट को पैसा मिला, वो भी हमसे क्लाइमेट चेंज पे लिखा लेता है। पर आपको बताऊं विक्रांत, क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन और बायोडायवर्सिटी का कन्वेंशन एक साथ साइन हुआ था 92 में, 1992 में। हाँ पर बायोडायवर्सिटी की बात बहुत कम लोग करते हैं। हाँ लेकिन सोचो, अभी बात चल रही थी तिलचट्टों की बात जब चली, तो मैंने तो उस पर कमेंट नहीं किया क्योंकि मैं अपने काम के बाहर बहुत कम कमेंट करता हूं। हाँ पर दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाँ बायोडायवर्सिटी। तितलियां अगर खत्म हो जाए हाँ तो बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। उत्तराखंड के एक बड़े वन अधिकारी ने कहा था, डिफेंड करते हुए, डिफेंड करते हुए एक कॉरिडोर को, तो क्या हुआ अगर यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क है, बटरफ्लाई जंगल है, खत्म हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उनको ये पता नहीं है कि अगर बटरफ्लाई खत्म हो गई, जिस दिन भारत की सारी फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। वो इतने बड़े पॉलिनेटर, मक्खियां जो मधुमक्खियां हैं, हाँ इतने बड़े केचुए, ये हमारी कृषि व्यवस्था का एक तरह से वो पावर बचा, हाउस है, उसे बिल्कुल खड़ा बिल्कुल। रखते हैं। हाँ है ना। ये छोड़, अब हाथी के लिए लोग कहते हैं फालतू जानवर है, इसे मान लो मार लो। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हाथी को जंगल का इंजीनियर कहा जाता है। हाँ जिस दिन हाथी जंगल में नहीं होगा, बहुत सारे जानवर तड़प तड़प के मर जाएंगे जंगल में, क्योंकि जंगल इतने घने होते हैं कि जहां पानी है वहां का रास्ता बंद हो जाता है। हाँ और वो उसको रास्ता। वहां तक पहुंचने के लिए हाथी तोड़कर रास्ता बनाता है। हाँ हाथी के चलने से जो गड्ढे पैदा होते हैं, उसमें कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पनपते हैं, जिससे जंगल में बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। हाथी के खाने से, उसके शरीर से होकर गुजर के उसकी लीद से जो बाहर निकलती हैं कई प्रजातियां, तभी वो फ्रक्टिफाई होती हैं, अदरवाइज फ्रक्टिफाई ही ना हो। लेकिन ये बातें समझाना आज की दुनिया में मतलब बहुत हाँ डिफिकल्ट है, खास तौर से। और उसको कोई सुनने वाला नहीं है। आप बना भी दोगे कोई वीडियो तो 200 लोग, 300 लोग देखेंगे। बट हाँ। दिस इज समथिंग विच इज वेयर आवर लाइफ इज टोटली, हमारी जीवन जो है वो टिका हुआ है। बात तो आपने सही की हृदेश भाई, लेकिन ये संकट रहता है कि किसी तरीके से लोगों को लेकिन जानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मजबूरी भी है और समय की बंदिशें हैं। वरना मुझे तो इस 30 मिनट 28 मिनट की आपसे हुई बातचीत में बहुत चीजें खुद सीखने को मिली, क्योंकि हम लोगों के लिए भी उस तरीके से ये रोज डील नहीं होती रोज के जीवन में। लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे इस मुद्दे पर आपसे बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और लोग देखें या ना देखें, कम से कम अब हम YouTube के प्लेटफॉर्म पर हैं, तो वो काम तो करें जो काम करने का मन कर रहा है, मन को लगे कि हाँ यार इस पर बात करनी चाहिए। तो हृदेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय थैंक दिया यू। और ये थैंक यू। चर्चा हमारी हुई। बहुत शुक्रिया। हाँ।